Study Plexity JPSC and BPSC. आई एम साकित सौरभ। पिछली क्लास में हमने एक एक्सरसाइज, एक जतन किया कि हम किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पाद हो रहा है या उसके उत्पादन की जो क्षमता है उसका आकलन करने के लिए एक तरकीब निकालने की कोशिश कर रहे थे। और उसी रास्ते में हमारी मुलाकात होती है कुछ मापदंडों से, कुछ मेट्रिक्स से, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। आई विल टेक यू थ्रू द लास्ट क्लास इन लाइक द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। हम पिछली क्लास को एक जल्दी से रिकॉल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, और फिर आज की क्लास में आएंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और कितने तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके हम प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। तो जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको मापने के लिए हम एक मेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जो है जीडीपी। जीडीपी के बारे में हम समझ चुके हैं। जीडीपी से आगे बढ़े और हमने देखा कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी से आगे बढ़े और हमने ये देखा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। इसके आगे बढ़े और हमने समझा कि मार्केट प्राइस क्या होता है। हमने जीडीपी और जीएनपी के बीच में आपस में सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस भी देखे। हमने इन दोनों के बीच का एक इक्वेशन भी देखा जिसे हम जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। इसके साथ साथ हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का भी रिश्ता देखा। हमने ये समझा कि फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि ये वो टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के टैक्स हैं, मतलब लाइबिलिटी इनकी है बट ही इज पासिंग ऑन द लाइबिलिटी टू समवन एल्स। ये दुकानदार है, इनकी जिम्मेदारी है कि सरकार को जीएसटी भरें, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी एंड कंज्यूमर के माथे पे दे देते हैं। इसीलिए इस तरीके के टैक्सेस को जो बाजार में लागू होता है जैसे जीएसटी, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। हमने ये रिलेशनशिप भी पढ़ा। इसके आगे बढ़े और हमने सीखा कि जीडीपी, जीएनपी, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा। डेप्रिसिएशन से आगे चल के हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की। नेट नेशनल प्रोडक्ट, जब इस नेट नेशनल प्रोडक्ट को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिखते हैं, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड व्हाट वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और कुछ नहीं बल्कि आपका नेशनल इनकम है। यही आपका नेशनल इनकम होता है। और इसी नेशनल इनकम को जब हम देश के पूरे जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, इसी नेशनल इनकम को हम जब देश के जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड दिस नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वी गेट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। अब जीडीपी निकालने के क्या क्या तरीके हैं। आज की क्लास की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि जीडीपी निकालने के, जीडीपी मापने के तरीके क्या क्या हैं। इन सारे मैट्रिक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मैट्रिक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी पिछले क्लास में, उसका एक जिस्ट है। जीडीपी निकालने के मुख्यतः 3 तरीके हैं। देयर आर 3 ways टू मेजर द जीडीपी। द फर्स्ट इज प्रोडक्शन मेथड। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन मेथड। इसे हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में हम प्रोड्यूसर्स क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से गुड, कौन से सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी गो एंड डू अ सर्वे। व्हाट वी डू इज वी गो टू ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, and we do a survey
कि आपने ये वस्तु या ये सेवा का उत्पादन किया है और इसकी कीमत कितनी है। तो प्रोडक्शन मेथड से या आउटपुट मेथड से वी गेट अ जीडीपी। जीडीपी मैं यहाँ प्रोडक्शन मेथड लिखता हूँ। जो दूसरा तरीका हमारे पास है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में we calculate the expenditure of the entire segment of or segments in the economy। हम जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी बराबर प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब क्या? जो कंजम्पशन हम और आप करते हैं डेली लाइफ में। मैं बाजार गया, मैंने 2 समोसे खाए, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन। यू हैव कम अप, यू हैव पेड अ फीस एंड नाउ यू आर कंज्यूमिंग दिस सर्विस व्हिच आई एम ऑफरिंग, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन। इसके साथ साथ क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन के साथ we can have private investment। private investment private investment इसके साथ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसके साथ साथ नेट एक्सपोर्ट्स, या उसे मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसे मैं अगर और कॉन्डेंस करके लिखूं तो जीडीपी बराबर प्राइवेट कंजम्पशन, जो हम और आप कंज्यूम करते हैं, इसे मैं सी से लिखूंगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हम और आप जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, उसे मैं लिखूंगा आई। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसे हम लिखते हैं जी। और जो नेट एक्सपोर्ट्स है, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इसे मैं लिखता हूं एक्स। जीडीपी, और इसे हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को एनालाइज करेंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो जीडीपी बराबर इस मेथड से क्या निकल के आता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। सी इज प्राइवेट कंजम्पशन। इफ द कंजम्पशन इज अप, अगर हमारे हाथ में पैसे हैं, हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, डिमांड की बातें हमने की हैं, अगर हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं एंड द कंजम्पशन इज गोइंग अप, इट्स अ गुड साइन। द अदर पार्ट, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रहा है, इट्स अ गुड साइन। वाई? बिकॉज इफ एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स गो अप, इट विल पुश द जीडीपी अप। ये सीधा अर्थमेटिक है, 4 चीजें जोड़ी हुई हैं, चारों में कोई भी अगर ऊपर जाएगा तो जीडीपी ऊपर जाएगा। इसके साथ साथ अगर सरकार खर्च कर रही है, देन ऑल्सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। बट आई विल नॉट बी मेंशनिंग इट राइट नाउ, क्योंकि हम समझेंगे। अगर ये ऊपर जा रहा है, इट्स ऑल्सो अ गुड साइन। नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, मतलब ये जो पूरी चीज है ये ऊपर जा रही है। आप अगर ध्यान से देखें, इस पूरे ब्रैकेट को ऊपर जाने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स कम, सॉरी, एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो, तभी ये पूरा ब्रैकेट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करेंगे कि एनी ऑफ दीज फैक्टर्स कैन पुश द जीडीपी अप और कैन क्रिएट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। मेरी बात समझिए ध्यान से। इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स गो अप, द जीडीपी इज गोइंग अप। ठीक है, इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स आर गोइंग अप, द जीडीपी इज गोइंग अप। और यहाँ पे वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम एक इंसान की बात करें जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है। उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे ये जो डिमांड है, या कंजम्पशन डिमांड या इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये दोनों क्रैश करने लगे। द डिमांड हैज स्टार्टेड गोइंग डाउन, द डिमांड हैज स्टार्टेड गोइंग डाउन। इफ द डिमांड इज गोइंग डाउन, दैट मीन्स ये दोनों चीजें जीडीपी को नीचे खींच के लाएंगी। ऐसे सिचुएशन में जॉन मेनार्ड कीन्स का क्या कहना है कि आपको जो बाजार का एग्रीगेट डिमांड है, जो टोटल डिमांड है, be it from the private players or be it from the government, the aggregate demand should go up. And how the demand will go up? If the government starts spending massively। अगर ये जो जी वाला कंपोनेंट है ये ऊपर जाने लगे तो ये जीडीपी को खींच के ऊपर लेके आता है। दिस इज व्हाट इज कीनीशियन इकोनॉमिक्स। कीन्स यही बात कहते हैं कि जब भी बाजार में डिमांड, प्राइवेट डिमांड नीचे जाने लगे, हमें सरकार को ये समझाना है, और या हम सरकार को ये समझा रहे हैं कि सरकार के अपने खर्चे बढ़ने चाहिए। सरकार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कराए, सरकार ट्रांशेज में पैसे दे सकती है। आप ध्यान दें अगर, तो कोविड के समय सरकार ने पैकेजेस जारी किए, जारी किए बैंकों के थ्रू, लोगों के खाते में पैसे दिए ताकि लोगों के हाथ में पैसे हों और लोग डिमांड क्रिएट करें। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कराने से, अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है, रोड
रेलवेज ब्रिजेस बन रही हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं, वो ग्रोसरीज खरीदते हैं, ग्रोसरी वाला कुछ और खरीदता है, इट सेट्स द इकोनॉमी इनटू मोशन। और यही कहना है जॉन मेनार्ड कीन्स का। इसके साथ साथ कीन्स का एक और कहना है कि आप हमेशा काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी चलाएं। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी मतलब अगर प्राइवेट डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर प्राइवेट डिमांड बहुत ज्यादा है तो सरकार को क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड कट इट्स डिमांड। क्योंकि गवर्नमेंट अगर डिमांड कट नहीं करेगी तो प्राइवेट डिमांड की वजह से बाजार में मुद्रास्फीति की परेशानी आ सकती है। देयर कैन बी अ सिचुएशन बिकॉज द प्राइवेट प्लेयर्स, द प्राइवेट कंज्यूमर्स लाइक अस, लाइक मी एंड यू, we are spending a lot, and in this kind of scenario the government should always take a counter cyclical fiscal policy. counter cyclical fiscal policy क्या है कि हम फिजिकल पॉलिसी में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन क्योंकि जॉन मेनार्ड कीन्स की बात हो रही थी और ये फॉर्मूला लिखा गया था, इसलिए मुझे लगा कि ये बात आपसे की जाए। इसके साथ साथ जीडीपी का ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंसाइटफुल, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये फॉर्मूला अपने जहन में बैठा ले, अपने दिलो दिमाग में इस फॉर्मूले को अच्छे से दर्ज कर ले, क्योंकि ये फॉर्मूला आपकी बहुत मदद करने वाला है। जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन, हुज कंजम्पशन? प्राइवेट कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट, हुज इन्वेस्टमेंट? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स स्टैंड्स फॉर नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार हमेशा चाहती है कि उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा रहें और इंपोर्ट्स थोड़े कम रहें, उससे कम रहें, ताकि ये जो चीज़ है वो पॉजिटिव टेरिटरी में है। दिस एंटायर थिंग रिमेन्स इन पॉजिटिव टेरिटरी। एक्सपोर्ट्स शुड गो अप एंड द इंपोर्ट शुड कम डाउन। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए। जीडीपी को मापने के दो तरीकों पे हमने बात कर ली। अब तीसरी बात करेंगे। तीसरा तरीका है, उसे हम इनकम मेथड कहते हैं। इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम, कौन इनकम जनरेट करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकम जनरेटेड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों ने जो इनकम जनरेट किया है, उन सबको आप अगर जोड़ दें तो आपको फिर से जीडीपी मिल जाता है। अब आप देखें अगर गौर से, ये तरीके भले तीनों अलग हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। जो प्रोडक्शन मेथड है, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसने जो चीज़ें प्रोड्यूस की वही तो बाजार में बिकेंगी और उसी का पे तो एक खर्च होगा। और जब बाजार में वो चीज़ें बिक रही हैं तो कोई तो बेच रहा होगा, और जब बेचने के बाद उसे कोई तो इनकम जनरेट किया जा रहा होगा उससे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों तरीकों से जीडीपी आपका निकाला जा सकता है। इन एन आइडियल केस, इन एन, या इससे हो या इससे हो या इससे हो, इन एन आइडियल केस ऑल द थ्री शुड कन्वर्ज। इन एन आइडियल केस ये तीनों का वैल्यू एक जैसा आना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत थोड़ा डाइवर्जेंस है एक्सपेंडिचर और आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड में, काफ़ी डाइवर्जेंस देखा जाता है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसके आगे बढ़ें, और अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है लिमिटेशन। जीडीपी के लिमिटेशंस क्या क्या हैं? पहला लिमिटेशन, ब्लैक मनी को कैप्चर नहीं करता है, क्योंकि ब्लैक मनी इज व्हाट? ब्लैक मनी इज द मनी विच इज अनअकाउंटेड फॉर। जो आपने सरकार को नहीं बताया है, सरकार से छुपाया है, वो ब्लैक मनी है। और ज़्यादातर सिनेरियोज में ये करप्शन से जुड़ा पैसा आप सरकार से क्यों छुपाते हैं? क्योंकि आप उस पर टैक्स बचाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा बैंक में जाए, आपका पैसा कैश में ही फ्लो करे, इसीलिए आप सरकार से बचना चाहते हैं। दूसरा, डजंट कैप्चर इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा डायरेक्टली। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। जो छोटे वेंडर्स हैं, छोटे शॉपकीपर्स हैं, वेजिटेबल सेलर्स हैं, जो रोड साइड वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका डेटा हमारे पास नहीं होता है, इसीलिए जीडीपी ठीक से उसको कैप्चर नहीं कर पाता। क्या बिल्कुल ही नहीं करता? नहीं, जीडीपी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है। प्रॉक्सी पता है आपको? आपने प्रॉक्सी लगाया होगा कभी, कोई आया नहीं है क्लास में, उसकी जगह पे यस प्रेजेंट बोल दिया, वैसे ही। तो जब इसका डेटा नहीं है तो इसकी जगह पे किसी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके जीडीपी को आकलन किया जाता है।
डजंट कैप्चर केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी क्या है? ये उस तरीके की इकोनॉमी है जिसमें कि जो मोनेटाइज नहीं है। मोनेटाइज का मतलब, मैं अगर आपके घर में आपको पढ़ाने आ रहा हूँ तो मैं कुछ पैसे लेता हूँ आपसे महीने में, लेकिन अगर वही चीज़ आपके घर वाले, आपके भैया, आपकी दीदी, आपके माता, आपके पिता या कोई भी रिश्तेदार आपको घर में वो चीज़ पढ़ा रहा है, उसके बदले में आप पैसे नहीं दे रहे हैं। आप अपने घर में खाना बनाते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने एक अपने घर में एक कुक रखा है तो आप उसे पैसा दे रहे हैं। तो जो घर में किया गया काम हो जिसके बदले आपको कोई पैसा नहीं मिलता, उसे हम केयर इकोनॉमी बोलते हैं। और केयर इकोनॉमी का विपरीत या इसका विलोम या द एंटोनिम ऑफ केयर इकोनॉमी इन एसेंस इज मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। वो पैसा, वो इकोनॉमी या वो एक्टिविटी जिसके बदले में कोई ना कोई पैसा चुकाया गया है। आगे बढ़ेंगे। बेस ईयर और बेस ईयर रिवीजन, इस चीज को थोड़ा समझें। बेस ईयर की जरूरत क्यों पड़ी और बेस ईयर है क्या? बेस ईयर एक फिक्स्ड ईयर होता है जिसकी मदद से हम प्राइसेस को फिक्स रखते हैं। क्यों रखते हैं अभी समझेंगे। बेस ईयर इज व्हाट? बेस ईयर इज अ ईयर which is used as a reference to measure the real growth. To measure the real growth. अब रियल ग्रोथ क्या है? तो बेस ईयर का इस्तेमाल किया जाता है रियल ग्रोथ के मेजरमेंट में। आप यहाँ पहले रियल और नॉमिनल को हम देख लें, तब हम बेस ईयर पे वापस जाएं। नॉमिनल जीडीपी, the total value of all the goods and services, total value of all the goods and services at current market prices। मान लेते हैं किसी अर्थव्यवस्था में कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, मान लेते हैं उनका क्वांटिटी क्यू है, क्यू ऑफ करंट ईयर। इस साल कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी क्वांटिटी क्यू है और इनके प्राइसेस कितने हैं? इसी साल के प्राइसेस, प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर गिव्स यू नॉमिनल जीडीपी। अब इस चीज को ध्यान से समझे। मान लेते हैं कि आपने अक्टूबर महीने, नवंबर महीने में क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो 2 गुड और 2 सर्विस था। नवंबर में गुड्स 2 थे, एक ये और दूसरा ये, और एक सर्विस भी था। इसे मैं ऐसे बना रहा हूं, एक कोई सर्विस है, 2 गुड और 1 सर्विस इस महीने में, नवंबर के महीने में। और हम नवंबर महीने का जीडीपी निकालना चाह रहे हैं। और कौन सा जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी। इस वस्तु की कीमत 200 रुपए, इस वस्तु की कीमत 100 रुपए और इस सर्विस की कीमत 500 रुपए। 200 प्लस 100 प्लस 500 का मतलब आपका नवंबर का नॉमिनल जीडीपी 800 रुपए। ठीक है, नवंबर महीने में हम जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए निकले और हमने देखा कि 2 गुड और 1 सर्विस का प्रोडक्शन कर रही है हमारी अर्थव्यवस्था। और इस गुड का जो करंट प्राइस है, मतलब नवंबर में जो प्राइस है 200 रुपए है, इसका 100 रुपए है और इस सर्विस का 500 रुपए है, यानी जीडीपी कितना हो गया? 800 रुपए। वही दिसंबर महीने में, मान लेते हैं कि यही दोनों गुड्स और यही सर्विस यही चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं दिसंबर में भी, लेकिन इसकी कीमत बढ़ गई। ये 100 रुपए का था, अब ये 150 का हो गया। ये 200 का था, ये हो गया 250 रुपए का। ये 500 रुपए का था, अब ये 800 का हो। यानी आप अगर इन तीनों को जोड़ें, 150 प्लस 250, 400 प्लस 800, 1200, तो आप देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी हमारा 1200 है। क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी? आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या उत्पादन क्षमता बढ़ी या उत्पाद किया गया
गुड्स और सर्विसेज बढ़ा, हैज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गॉन अप? दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। क्या हमारे अर्थव्यवस्था में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा? पहले भी ये गुड था, आज भी ये गुड है। पहले भी ये सर्विस था, ये गुड था, आज भी ये गुड है। पहले भी वही एक सर्विस, कोई भी सर्विस मान लेते हैं, एक सिनेमा सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस, एक थिएटर है जो कि चलता है, 500 रुपए की टिकट है वहाँ। अभी भी वही सर्विस है और इसकी कीमत बस 800 रुपए हो गई। लेकिन ये जीडीपी बड़ा हुआ क्यों दिख रहा है? Why is the GDP looking bigger? The GDP looks bigger just because of price rise, just because of inflation, just because of मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की वजह से इन मुद्रास्फीति की वजह से ये जीडीपी बड़ा दिख रहा है, इन्फ्लेटेड दिख रहा है। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी एक क्लियर पिक्चर नहीं देता है। नॉमिनल जीडीपी आपके साथ धोखा कर सकता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि ये जो इन्फ्लेशनरी चीजें हैं, प्राइस राइज की वजह से जीडीपी बड़ा दिख रहा है, इस इन्फ्लेशन को फैक्टर आउट किया जाए, इस इन्फ्लेशन को निकाल के बाहर फेंका जाए। और जब आप इन्फ्लेशन को निकाल के बाहर फेंकते हैं, इसका सीधा मतलब है कि जब आप नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन करते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप रियल जीडीपी पाते हैं। रियल जीडीपी बराबर नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। और जिस मेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये एक इन्फ्लेशन मापने का तरीका है, ये हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है और रियल और नॉमिनल के बीच में एक रिश्ता स्थापित करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके लिए बस यहाँ के लिए बस इतना ही समझें कि इन्फ्लेशन को निकाल के अगर बाहर कर दिया जाए तो हमें रियल जीडीपी पता चलेगा, क्योंकि नॉमिनल के अंदर प्राइस राइज घुसा हुआ है, एम्बेडेड है। अब बात करते हैं कि फिर रियल क्या है, फिर रियल जीडीपी क्या है। Real GDP is the total value of all the goods and services at constant prices. कांस्टेंट प्राइस पर जो टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। अब अगर प्राइस को कांस्टेंट करना है, मतलब आज का प्राइस नहीं, आज जो प्राइस प्रिवेलेंट है, प्रचलित है बाजार में, उसको हमको नहीं लेना है। हमें कौन सा प्राइस लेना है? जो किसी एक साल का प्राइस है, किसी एक साल में वो प्राइसेस थे और अब वो प्राइसेस को हम एज ए कांस्टेंट प्राइस ट्रीट कर रहे हैं। तभी कहानी शुरू होती है बेस ईयर। तो हम क्या करते हैं रियल जीडीपी में? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर बट द प्राइसेस आर ऑफ बेस ईयर। क्वांटिटी इस साल का लेंगे और प्राइस कहाँ का लेंगे? बेस ईयर। क्वांटिटी करंट ईयर का लेंगे और प्राइस बेस ईयर का लेंगे, क्योंकि बेस ईयर में हमने प्राइसेस को फिक्स किया हुआ है। अब आप इस पूरे चित्र को एक साथ देखें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। रियल एंड नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब एट करंट मार्केट प्राइस, रियल का मतलब एट कांस्टेंट प्राइसेस। क्वांटिटी आज की, प्राइसेस उस साल के जिस साल को हमने एज ए रेफरेंस पॉइंट, एज ए बेस ईयर लिया हुआ है। पीछे चलते हैं, क्या था बेस ईयर? ईयर विच इज यूज्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट, a year which is used as a reference point to measure the real growth, यही है बेस ईयर। अब बेस ईयर कैसे सेलेक्ट करें? आज बेस ईयर 2000, मतलब कि अभी बेस ईयर 2011-12 है। मतलब अगर हम रियल जीडीपी को मेजर करने निकलते हैं तो हम प्राइस कौन से साल के यूज करते हैं? हम प्राइस यूज करते हैं 2011-12 का। 2011-12 का प्राइस यूज करते हैं। मान लेते हैं हमने Q2 ऑफ 2024-25 का रियल जीडीपी निकालना है। तो क्या करेंगे? जितने भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब कंफ्यूज ना हो इसमें, ये Q2 क्वार्टर का है, मैं लिख दूं यहाँ पे Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इस क्वार्टर का रियल जीडीपी निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुआ है इस क्वार्टर में, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं ऑफ Q2,
इनटू प्राइस ऑफ 2011-12। बात समझ में आ रही है आपको? अगर हम इस क्वार्टर 2024-25 जो साल बीत गया उसके सेकंड क्वार्टर का रियल जीडीपी निकालना चाहते हैं तो हम उस क्वार्टर में जितने भी उत्पाद किए गए गुड्स एंड सर्विसेज हैं सबको लिखेंगे और प्राइस किसका लिखेंगे 2011-12 का। उसी तरीके से अगर मान लें कि हमें क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का लिखना है तो हम क्या करेंगे, क्वार्टर 2 इनटू प्राइस ऑफ कौन सा प्राइस 2011-12। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 100 आया और ये 108.2 आया, ये 100 आया और ये 108.2 आया। यहाँ 100 रुपये आए आपके पास जोड़ जाड़ के, यहाँ 108.2। हम क्या कह सकते हैं, द क्वार्टरली ग्रोथ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इज 8 रुपीज 20 पैसे। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज व्हाट इट इज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कितना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 8.2%। मेरी बात फिर से सुने, बेस ईयर को फिक्स कर लिया, अब हम रियल जीडीपी निकालना चाह रहे हैं किसका, क्वार्टर सेकंड। क्वार्टर सेकंड कौन से महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर कौन से साल का, फाइनेंशियल ईयर 2024-25। उसी तरीके से हम क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का भी निकालना चाह रहे हैं। प्राइस किसका लेंगे, 2011-12 का। जब हमने इसका निकाला तो 100 रुपये आया जीडीपी, कौन सा जीडीपी, रियल जीडीपी। जब यहाँ निकाला तो 108.2 आया। कह सकते हैं कि द क्वार्टरली ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी इज 8.2%। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस। डिफरेंस कितना है, 108.2 माइनस 100 8.2, ये डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय कर देता हूं मैं आपके लिए, परेशान ना हो। एक 108.2 माइनस 100 डिवाइडेड बाय बेस। व्हाट इज द बेस ऑन विच इट इज ग्रोइंग, 100 into 100, ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं। दिस गिव्स यू 8.2%। मैंने ये हाइपोथेटिकल नंबर्स लिए हैं बस ये बताने के लिए कि इस बार नवंबर के महीने में जब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो जीडीपी का डेटा मैनेज करती है, जीडीपी का डेटा इकट्ठा करती है और पब्लिश करती है, उसने बताया कि क्वार्टर सेकंड के रियल जीडीपी का ग्रोथ 8.2% है। इसका मतलब ये है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ऐसे निकालते हैं रियल जीडीपी बेस ईयर का इस्तेमाल करके। एक बात और समझेंगे कि बेस ईयर कैसा होना चाहिए, बेस ईयर शुड बी सेट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द करंट ईयर। करंट ईयर हमारा 2025-26 है, बेस ईयर कौन सा है, बेस ईयर 2011-12 है। इज इट क्लोज, नॉट एट ऑल, एंड दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी, इट इज पर्टिनेंट टू चेंज द बेस ईयर। बेस ईयर बदलने के लिए सरकार लगी हुई है और सरकार फरवरी में बेस ईयर बदलना चाह रही है और शायद बदल दे। 2022-23 नया बेस ईयर होने वाला है। द डेटा शुड बी रिलायबल, जो डेटा आए इस बेस ईयर का वो रिलायबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेस ईयर अगर बहुत पुराना है तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो उस समय हुआ करते थे अब नहीं है। ठीक है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो अब हैं वो उस समय नहीं हुआ करते थे, नए आ गए, जो पुराने थे वो खत्म हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे नेटफ्लिक्स नहीं था, एक सर्विस है जो कि नहीं था। सैनिटाइजर्स इतने ज्यादा नहीं थे। तो बहुत गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी से चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर का पैटर्न चेंज हो जाता है, प्रोड्यूसर्स का प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। इसीलिए बेस ईयर को बार बार रिवाइज करना चाहिए। हर 5 साल पे बेस ईयर का रिवीजन जरूरी है। इस बार आईएमएफ ने इंडिया के जीडीपी डेटा को सी दिया है ग्रेडिंग, किस बारे में, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, क्योंकि उनका बेस ईयर बहुत पीछे है। बस यही वो वजह है जिसकी वजह से ग्रेडिंग में सी मिला है। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो बेस ईयर को खींच के जितना करीब ला सके उतना लाए 2022 तक। द बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर। कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा शॉक, बहुत ज्यादा झटके, बहुत ज्यादा वेरिएशंस अगर किसी साल में है, हम उस साल को बेस ईयर नहीं ले सकते। ये भी एक समझने वाली बात है, विच इज वेरी ऑब्वियस। अगर बहुत वेरिएशंस आए, बहुत ज्यादा इकोनॉमी में शॉक्स लगे हैं, तो आप उसे बेस ईयर कैसे ले सकते हैं। उस साल में तो खुद ही प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेस ईयर समझ गए, आप रियल जीडीपी समझ गए, आप नॉमिनल जीडीपी समझ गए।
आगे बढ़ें। Who measures GDP? It is measured by MOSPI. MOSPI is Ministry of Statistics and Program Implementation. और इसके अंदर संस्थाएं हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जो ये मेजरमेंट करती है। तो जो भी ये डेटा की हम बातें कर रहे हैं कि उस साल इतना हुआ था, उस साल उतना होना चाहिए था, ये सब किसके बदौलत कर रहे हैं? क्योंकि मॉस्पी हमारे लिए डेटा लेके आती है, अलग अलग तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करती है। 3 तरीके तो हमने देखे। इकोनॉमिक साइकिल्स, बूम, स्लो डाउन, रिसेशन एंड डिप्रेशन। इकोनॉमिक में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, बहुत सारे। आप अगर ये टाइम है और ये ग्रोथ है, तो ग्रोथ हो सकता है, ग्रो कर रही है इकोनॉमी। स्लो डाउन हो सकता है, रिसेशन आ सकता है अगर ये पॉजिटिव टेरिटरी है, ऊपर जाके फिर से रिकवरी हो सकती है, डिप्रेशन आ सकता है। ये क्या है? ग्रोथ है। ये क्या है? बूम है। जैसे ही ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है, इसे हम रिसेशन कहते हैं। जो ट्रफ डेवलप हुआ, इसे हम ट्रफ या डिप्रेशन कहते हैं। और जब डिप्रेशन से उभर कर इकोनॉमी फिर पॉजिटिव की तरफ उठ जाती है, इसे हम रिकवरी कहते हैं। तो ये अलग अलग साइकिल्स हैं जो कि इकोनॉमी में चलती रहती है। ग्रोथ का मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कल 100 रुपए थी आपकी इकोनॉमी, आज 105 रुपए हो गई, 5 रुपए से बढ़ गई, ये ग्रोथ है। स्लो डाउन क्या है? व्हाट इज स्लो डाउन? स्लो डाउन का मतलब ग्रो तो अभी भी कर रही है, 100 रुपए से 105 हो गई, कितने परसेंट का? या मैं फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन मैं 110 लिख दूं। ग्रो कर रही है, ग्रोथ है, अभी भी ग्रोथ है। 110 से 115 हो गई, क्या अभी भी ग्रोथ है? जवाब है हाँ। क्या उसी रफ्तार से ग्रोथ है? जवाब है ना। इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ तो है, ग्रोथ है, अभी भी ग्रोथ है, बट द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन बिकॉज it was experiencing a growth rate of 10%. Here the growth rate has fallen. यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना है? कैसे निकालते हैं ग्रोथ रेट? माइनस जितना यहाँ है माइनस दिस, 115 माइनस 110 डिवाइडेड बाई बेस, जिस बेस से ऊपर चढ़ा, इंटू 100। 5 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, 50 बाई 11, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4%। 4%। यहाँ पे कितने परसेंट है? 10%। यहाँ पे कितना परसेंट है? 4%। इसका मतलब ग्रोथ तो है लेकिन स्लो डाउन है इकोनॉमी। व्हाट इज अ रिसेशन? लोग बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का। इस शब्द का एक बहुत टेक्निकल मीनिंग है, लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं रिसेशन है। रिसेशन कोई सर्दी जुकाम नहीं जो रिसेशन हो गया भाई। समझेंगे रिसेशन को। रिसेशन का मतलब है कि अगर कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स में, मान लेते हैं ये साल है 2024-25 और बात हो रही है क्वार्टर 1 की और क्वार्टर 2 की, यह है साल 25-26, बात हो रही है क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 में जीडीपी थी 100 और इस साल दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, इस साल के फाइनेंशियल ईयर में ये 90 है, 95। यहाँ पे क्वार्टर 2 की जीडीपी थी 102 और यहाँ पे जीडीपी है 98। क्या आप देख रहे हैं कि कॉन्सेक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स में अपने पिछले साल के मुकाबले कॉन्ट्रैक्शन आया है। देयर आर 2 consecutive quarters which has registered a negative growth, मतलब डी ग्रोथ पहले वाले क्वार्टर से कम हो गया। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम रिसेशन कहते हैं। व्हाट इज डिप्रेशन देन? व्हाट इज डिप्रेशन? व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन का मतलब अगर ये घट जाए कितने से? 10% या उससे ज्यादा से। अगर ये घट जाए, इफ द डी ग्रोथ is 10% or more, then this recession changes into depression. ये 4 चीजें हैं। ग्रोथ, स्लो डाउन, ग्रोथ क्या? बढ़ रहे हैं, स्लो डाउन बढ़ रहे हैं पर धीरे बढ़ रहे हैं। रिसेशन 2 consecutive क्वार्टर्स में डी ग्रोथ हो जाए पिछले साल के मुकाबले।
चौथी चीज डिप्रेशन, अगर डी ग्रोथ 10% या उससे ज्यादा का हो तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट एंड जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। पहले तो ये समझते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट। आपको पता है अभी $1 बराबर लगभग 90 रुपए, इसे हम कहते हैं मार्केट का एक्सचेंज रेट। ठीक है, या इसको उल्टा लिख दें, 90 रुपए बराबर $1। मान लेते हैं मैंने एक सर्वे किया, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने निकला। मैं एक मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक अधिकारी, एक कर्मचारी, एक सर्वेयर हूं और मैं एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने निकला। मेरे जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि ये रुपीज एक्स। अब मुझे इसे डॉलर में कन्वर्ट करना है, यूनिटरी मेथड, याद है आपको? अगर 90 रुपए में $1 तो $1 में कितना डॉलर? 1/90। तो मैंने जब जीडीपी कैलकुलेट कर लिया पूरे देश में भ्रमण करके और रुपीज एक्स आया, तो डॉलर कितना? 1/90 इंटू एक्स, 1/90 इंटू एक्स, ऐसे ही तो निकालते थे। ये जो वैल्यू है वो आज लगभग, ये जो वैल्यू है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रंग शायद हमारे साथ जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं उनको दिखाई, इसीलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ। $1/90 रुपीज, मान लेते हैं वाई आई टोटल जीडीपी, आप टोटल जीडीपी आई वाई, तो कितना हो जाएगा? $1/90 इंटू वाई, यही तो डॉलर में आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कैसा जीडीपी है हमारा? जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट। और अगर हम इसे क्या, जब मोदी जी ये कहते हैं कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, या भारत अभी 4 इंडिया इज करेंटली अप्रोक्सीमेटली 4.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इकोनॉमी, 4.18, लगभग इतनी बड़ी इकोनॉमी है और हम चौथे नंबर पे हैं। हम वी आर एट फोर्थ, हम यूएस, चाइना, जर्मनी, बस इन 3 देशों के पीछे हैं और हम चौथे नंबर पे हैं। हम 4.818 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। कैसे निकाला? मार्केट एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल। अब ये जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? उससे पहले परचेजिंग पावर पैरिटी है, मान लेते हैं आप भारत में हैं और मैंने आपको एक बास्केट दिया ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि भाई भारत, तुम जाओ इंडिया में और एक बास्केट गुड्स एंड सर्विसेज लाओ, इसमें मुझे यही बास्केट चाहिए, यही बास्केट चाहिए मुझे। इस बास्केट में कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज चाहिए। आप बाजार में गए, आपने वो बास्केट खरीदा, उसमें गुड्स और सर्विसेज रखे और कीमत देखी, इस बास्केट का की कीमत निकल के आई, मान लेते हैं $100। मैं क्या करूंगा? मैं दुनिया के हर देश में वही बास्केट खरीदूंगा, और क्योंकि यहाँ पे डॉलर की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं यूएस में वही बास्केट खरीदूंगा। मैं जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स और वही बास्केट खरीदता हूँ। आई गो टू द यूएस एंड बाय द सेम बास्केट, आई फिल इट विथ द सेम गुड्स एंड सर्विसेज, यही गुड्स और यही सर्विसेज मैं खरीदता हूँ। अब ये नहीं बोलना है कि सर वहाँ तो अलग कुछ मिलता होगा, मैं इमेजिन, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सेम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता हूँ वहाँ पे और मैं देखता हूँ कि इसकी कीमत कितनी आई। अगर इसकी कीमत $5 आई, इसका मतलब, ध्यान से समझें, द परचेजिंग पावर ऑफ $5 is equal to the purchasing power of 100 rupees. Why? Because $5 is able to buy a basket of goods and services which is exactly same what rupees 100 is able to buy. जो $5 में आप खरीद पा रहे हैं वही चीज भारत में लोग 100 रुपए में खरीद पा रहे हैं। मतलब $5 बराबर 100 रुपए, मतलब $1 बराबर 20 रुपए। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज PPP exchange rate. This is what is known as PPP exchange rate. फिर से वही चीज करेंगे, यहाँ पे कितना है? 20 रुपए बराबर $1, मतलब $1 बराबर कितना डॉलर भाई? 1/20 डॉलर। तो अगर हमारी जीडीपी वाई जीडीपी है तो इसे 1/20 इंटू वाई करेंगे। जब ये किया जाता है तो हमारी जीडीपी लगभग 17 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की आती है। वहां पे कितनी आ रही थी? 4 ट्रिलियन। यहाँ पे कितनी आ रही है? 17 ट्रिलियन। और हम पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में, हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी है। पहले नंबर पे चाइना,
यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन इंडिया। ये तीसरे नंबर की। समझ गए किस चीज की बात हो रही थी? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द पोटेंशियल जीडीपी। हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिटेल में देखा है, मैं आपके लिए फिर से एक बार बना दूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा दिखता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा दिखता है। इसमें दो प्रोडक्ट के बारे में बात की जाती है। मान लेते हैं ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, और ये कर्व है। हम कहते हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सबको अगर अपने फुल एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी की बात हो रही है, हम उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, हम लैंड को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, उसके फुल एफिशिएंसी में काम कराया जाए, तो हम कहीं ना कहीं इन कर्व पे हमारा प्रोडक्शन रहता है। हमारा प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ। अगर यहाँ पे है तो हम प्रोडक्ट ए कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? इतना। प्रोडक्ट बी कितना कर पा रहे हैं? इतना। मान लेते हैं ये पॉइंट को मैं सी नाम देता हूँ। अगर पॉइंट बी पे है तो हम इसे कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? इतना। इसको इतना। पॉइंट ए पे है तो हम प्रोडक्ट ए को इतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और प्रोडक्ट बी को बस इतना। इसका मतलब अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो हमें दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम करना हो, ताकि उनमें आपस में एक तालमेल बना रहे, और इसे आप ट्रेड ऑफ या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी जोड़ सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आमतौर पे इकोनॉमीज कहाँ ऑपरेट करती हैं? द इकोनॉमीज नॉर्मली ऑपरेट समवेयर हियर। द इकोनॉमीज नॉर्मली ऑपरेट समवेयर हियर। मतलब वो अपनी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वहां तक भी नहीं पहुंच पाती। अगर आप यहाँ पे पहुंच गए तब तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज? जब भी मैं रिसोर्स की बात करूं, आपके दिमाग में ये चार चीजें आ जानी चाहिए। ये चार रिसोर्सेज अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज कर रहे हैं तो आप या तो सी पे हो सकते हैं, या बी पे हो सकते हैं, या ए पे हो सकते हैं, जस्ट डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, आप किसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस कर्व पे कहीं भी हैं, इसका मतलब है कि आप अपने एफिशिएंसी को मीट कर रहे हैं। अगर आप इससे नीचे हैं तो आप एफिशिएंसी को मीट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कैसे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कैसे, मतलब ये जो कर्व है इसे मैं अगर खींच के यहां ले जाना चाहूं, तो दूसरा रंग इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसे खींच के यहां ले जाना चाहूं तो ये कैसे पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लैंड यूज एफिशिएंट होगा। जब हमारा लेबर एफिशिएंट होगा, इसका मतलब क्या? स्किल्ड होगा। जब हमारे पास कैपिटल अच्छा होगा, जब हम ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करेंगे, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, तब हमारा ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये खुद शिफ्ट करेगा ऊपर। ठीक। व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? given given all factors of production are utilized to their maximum efficiency in a sustainable manner, we reach a GDP which is known as potential GDP। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, मतलब क्या कि उसके अंदर वो कैलिबर है। अगर वो अपने स्किल्स को, अपने मेहनत को, अपने मेंटल शार्पनेस को, अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज को पूरी तरीके से यूज करे तो अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। उसी तरीके से पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? अगर हम सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे यूज करें तो हम एक जीडीपी तक पहुंच सकते हैं, जिसे हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंटेलिजेंट एक मेट्रिक है जिसे हम आईकॉर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट रेट बाय जीडीपी ग्रोथ रेट। मान लेते हैं हम अपनी जीडीपी का 30%, मान लेते हैं हमारी जीडीपी 100 रुपए की है, और उस 100 रुपए में 30 रुपए मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। मतलब इन्वेस्टमेंट का जो दर है वो कितना है? 30%। और जीडीपी का ग्रोथ रेट मान लेते हैं 6%, मतलब आयकर कितना है? 5। आप मुझे ये बताइए, 2 मिनट के लिए सोचिए इस बात को, कि आयकर छोटा होना चाहिए या बड़ा? किसी देश में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने पर जीडीपी में कितना ग्रोथ आ रहा है, ये कौन बताता है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आप कैपिटल तो लगा रहे हैं, लोगों को लगाया हुआ है काम पे, फैक्ट्रीज को चला रहे हैं, पर जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रहा है।
ये भी हो सकता है। तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़े और इन्वेस्टमेंट का कम से कम इन्वेस्टमेंट में जीडीपी बढ़े, मतलब ये कम हो। इसका मतलब कि ये बढ़े तो ये कम हो, ये बढ़े ये कमे तो ये भी कम हो। इसका मतलब ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, जितना कम हो उतना अच्छा इंडिकेशन है। कम होने का मतलब अ स्मॉल ICOR indicates that a lower investment is leading to higher GDP growth। कम इन्वेस्टमेंट लगा के भी आप ज्यादा से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लैंड में इन्वेस्टमेंट है या लेबर में इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है या एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट है, दैट इन्वेस्टमेंट इज वेरी एफिशिएंट एलोकेशन, एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है एफिशिएंट है तभी आयकर छोटा होगा, और एक छोटा आयकर इज इंडिकेटिव दैट यू आर एफिशिएंटली यूजिंग ऑल योर रिसोर्सेज। आयकर छोटा होना चाहिए, जितना छोटा उतना बढ़िया। ग्रीन जीडीपी क्या है? हम फैक्ट्रीज लगा देते हैं, मशीनें चला देते हैं और उसका एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब मान लेते हैं जीडीपी 100 रुपए का है और इस 100 रुपए की जीडीपी तक पहुंचने के चक्कर में आपने पेड़ काट दिए, जंगल साफ कर दिए, रेन फॉरेस्ट काट दिए, उनका एक इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है। अब आप कैसे लगाएंगे कि मेरे घर के आसपास बागान थे वो साफ हो गए, मुझे अच्छी हवा नहीं मिल रही, उसका पैसा कैसे लगाएंगे? दैट इज एन इम्प्यूटेड कॉस्ट। एक कॉस्ट असाइन किया जाता है उनको। मान लेते हैं वो कॉस्ट 10 रुपए है, तो ग्रीन जीडीपी कितना हो गया? 90 रुपए। ग्रीन जीडीपी विल बिकम 90 रुपीज। It is the total GDP minus the cost of environmental degradation. इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड होती है या अनऑर्गेनाइज्ड होती है? ऑर्गेनाइज्ड का डेफिनेशन हमारे यहाँ पे दिया गया है कि वैसे यूनिट्स विच एम्प्लॉय मोर देन 10 वर्कर्स और बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बिजली का प्रयोग कर रहे हैं और 10 लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉय कर चुके हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे काम कर रहे वर्कर्स को ईपीएफ की, ईएसआईसी की, लेबर लॉज की सुविधा मिलती है। या फिर ऐसे यूनिट्स जो 20 से ज़्यादा वर्कर्स का इस्तेमाल करते हैं और पावर नहीं भी यूज़ करते हैं। अगर 20 लोग काम कर रहे हैं कहीं पे, किसी यूनिट में, किसी संस्थान में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी सड़क की दुकान पे, किसी ठेले पे, कहीं भी, उसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। रेस्ट इसके अलावा जो भी हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके अलावा जो भी हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो सबसे खतरनाक बात है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से 50% का आउटपुट आता है और इसे ट्रैक करना उतना ही डिफिकल्ट है। हमने देखा है इसकी ट्रैकिंग प्रॉक्सीज की मदद से होती है। इसे ट्रैक करना उतना ही आप इमेजिन करें, एक बाजार है लगा है आपके शहर में और छोटा एक नूडल्स बेचने वाला है, वो कितना कमा रहा है उसे ही पता है। ना उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना कोई पीएफ, ना कोई ईएसआईसी, कुछ भी नहीं। 90% of the total workforce is employed in unorganized sector. It is also sometimes known as informal economy. Informal economy. फॉर्मलाइज करने की जरूरत क्यों है? Why do we need to formalize the Indian economy? Why? Because जिनका पता ही नहीं हो कितना कमा रहे हैं तो टैक्स तो देते नहीं, तो टैक्स का नुकसान है सरकार को। लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि सरकार का कोई सपोर्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, वर्कर्स को कोई सपोर्ट नहीं, कोई लेबर लॉज नहीं, तो ग्रोथ पोटेंशियल भी लिमिटेड होता है। स्क्यूड डेटा, सरकार के पास डेटा ही नहीं है, उनका डेटा है बट प्रॉक्सीज की मदद से है, वो इनएफिशिएंट डेटा है। स्टंट्स ह्यूमन कैपिटल जिसमें कि एडुकेशन और हेल्थ दो बहुत जरूरी चीज है, उसे रोक देती है ऐसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंक्रीजेज इन इक्वालिटी, कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं, एक ठेला किसी ने, एक रेडी किसी ने लगाई है, वो सामान बेच रहा है, एक छोटे बच्चे को रखा है, उससे एक तो लॉज के खिलाफ चाइल्ड लेबर भी करा रहा है, उसके कोई राइट्स नहीं है, उसे मारता पीटता भी है,
और बहुत सारी चीज़ें हैं। स्लोज इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो पहले तो एक डेटा का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो दिखेगा। दूसरा, अगर यही लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें, अपने आप को स्किलफुल बनाए, सरकार को ऐसी तरकीब लेके आए, बहुत सारे स्कीम्स हैं सरकार के, स्कीम्स अगर फ्रूटफुल हो जाए तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा हो सकते हैं। मोनेटाइज वर्सेस केयर इकोनॉमी, आपको पता है, मैं घर में घर वालों के लिए खाना बनाता हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। आप घर वालों के लिए चाय बनाते हैं, कोई पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर किसी ने किसी को हायर किया है खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, घर को मैनेज करने के लिए, तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। केयर इकोनॉमी इज व्हाट इज डन बाय योर हाउस होल्ड मेंबर्स। आपके घर में कोई खाना बनाता है, कोई इस्त्री करता है, कोई सफाई करता है, तो कोई पैसे नहीं। उसी चीज को धीरे धीरे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में अगर वो चीज आ जाए, अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा जिसके बदले, जिस सर्विस के बदले या जिस भी उत्पादन के बदले कोई पैसा, कोई रेम्यूनरेशन मिले, उसे हम मोनेटाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं। बाकी सारा केयर इकोनॉमी जो घर पे है, घर वाला चीज केयर इकोनॉमी। एंड दिस इज अ बर्निंग डिबेट नाउ, at least to maintain the dignity of people who are engaged in, who are engrossed in household work, they have to be given some bit of even if not salary, the government should acknowledge कि एक imputed value तो है जो ये डिजर्व करते हैं। केयर इकोनॉमी समझ गए क्या है? ये केयर इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स सेक्टर्स, ये वो सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने थोड़ा भी स्कूल में भी पढ़ाई की है, प्राइमरी सेक्टर, थोड़ी बहुत पढ़ाई से ये सारी चीजें आपको पता है। इसीलिए आपका समय बहुत ज़्यादा ज़ाया किए बिना, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, प्राइमरी सेक्टर है जो नेचर पर डिपेंड करती है अपने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, वैसे सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जब नेचर से आप कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पर कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, उस पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, ट्रेड है, कॉमर्स है, शॉप कीपिंग है, कम्युनिकेशन है, सर्विसेज है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक टर्शरी सेक्टर है। कुछ समय से डिस्कशन होने लगा है दो नए सेक्टर्स पे, क्वार्टरनरी व्हिच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, इट कैन बी रिटन सेपरेटली बट दैट डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस। क्वार्टरनरी सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का ही एक पार्ट है, इसे हम अलग एक नाम दे दिया गया। ये नॉलेज बेस है, मतलब अगर मैं कुछ आपको सिखा पा रहा हूँ, कुछ पढ़ा पा रहा हूँ, किसी परीक्षा की तैयारी करवा पा रहा हूँ, तो मैं किस सेक्टर में काम कर रहा हूँ? क्वार्टरनरी। यह है क्विनरी सेक्टर, टॉप ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर्स, big businessmen, corporate houses, they all are part of quinary sector. कितने सेक्टर्स? एक, दो, तीन, इसके दो और हिस्से, क्वार्टरनरी और क्यूनरी। अब जो बात आई वो बात देखते हैं, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। जीडीपी आपको सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात करता है। जीडीपी इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात करता है। हो सकता है देश में 1.4 बिलियन लोग हैं, 0.4 बिलियन के पास पैसे हैं, 1 बिलियन भूखा सो रहा है, ये भी हो सकता है। 0.4 के पास पैसे हैं, उसकी वजह से जीडीपी बड़ा दिख रहा है। व्हाट अबाउट डेवलपमेंट? व्हाट अबाउट हेल्थ केयर, एजुकेशन? व्हाट अबाउट पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन? व्हाट अबाउट पीपल डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन, dignity of life, clean drinking water, clean environment, good sanitation facilities? ये सारी चीज़ें ग्रोथ में कवर नहीं होती, वो आप भी समझते हैं। तो ग्रोथ में अगर कवर नहीं होती तो हमें क्या ग्रोथ, जिसे हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं, आर्थिक वृद्धि और विकास दोनों एक है? नहीं, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों एक नहीं है। ग्रोथ कैन लीड टू डेवलपमेंट बट इट इज नॉट अ नेसेसरी और ए सफिशिएंट कंडीशन। ग्रोथ से डेवलपमेंट हो सकता है, हमने पहले भी क्लास में पढ़ा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, अमर्त्य सेन की बात की, महबूबुल हक की बात की, यूनुस मोहम्मद यूनुस की बात की। ये लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो लोग पीछे छूट गए हैं आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, और जनरेशनली पुअर रह गए हैं, उन्हें कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ये बात करता है डेवलपमेंट। एक कर्व है जिसे मैं कुजनेट्स कर्व, एक नाम है कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स वाज फिलोसोफर इकोनॉमिस्ट, और इनका कहना था, ऐसे तो एनवायरनमेंट के बारे में बात हुई पर फिर जाके इकोनॉमी तक बात पहुंच गई। इनका कहना है कि इनइक्वालिटी
और यहाँ पे ग्रोथ। शुरुआत में किसी भी अर्थव्यवस्था में जब ग्रोथ होता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि ग्रोथ में तो हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए हर किसी को उतना ही परिश्रमी, उतना ही मेहनती, उतना ही स्किलफुल, उतना ही पढ़ा लिखा, उतना ही अपॉर्चुनिटी से लेस और उतने ही अपॉर्चुनिटीज़ का उसकी ज़िंदगी में होना, ये सारी चीज़ें अनिवार्य हैं, तभी ह हर कोई उस ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ लोग ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं शुरुआत में, और जब वो पहली बार कुछ लोग ग्रोथ में जुड़ते हैं, तो इनइक्वालिटी बढ़ता है। फिर और ग्रोथ होता है, इनइक्वालिटी और बढ़ती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये इनका ग्रोथ इनइक्वालिटी को नीचे खींच के लाता है। इस पॉइंट ग्रोथ इतना हो जाएगा कि इनइक्वालिटी, असमानता नीचे आने लगेगी। क्यों और कैसे? इसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, अगर कुछ लोग भी ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका पैसा, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कुछ बिजनेस हाउसेस का नाम आप ले सकते हैं, अडानी, अंबानी, टाटास, बिरलास, गोदरेज। अगर इनके पास बहुत पैसा है, ये ग्रो कर रहे हैं, ये यहाँ है, हम यहाँ हैं, बहुत ज़्यादा असमानता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनके ग्रोथ का ट्रिकल जो इकोनॉमी में हो, जो ट्रिकल डाउन हो, इनका ग्रोथ की वजह से जो रिसोर्सेज नीचे आए वो हम सब तक पहुँचे और सोसाइटी में, समाज में समानता, इक्वालिटी आए। इसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इस कर्व को कहते हैं कुज़नेट का कर्व, कुज़नेट्स कर्व। एक आखिरी बात जो बच गई इसमें, वो है ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी। आपने ग्रोथ कर लिया, आपने जीडीपी बढ़ा लिया, क्या आपका जीडीपी सस्टेनेबल है? क्या आपका जीडीपी सस्टेनेबल है? आपने पेड़ काट दिए, आपको अभी तो मज़ा आ रहा है, आने वाले जनरेशन्स में क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, गर्मी बहुत भीषण, सर्दी बहुत भीषण, बारिश बहुत भीषण, अनटाइमली रेनफॉल, इरेटिक रेनफॉल, अनटाइमली ऑनसेट ऑफ सीजन्स, यू आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट नॉट, एवरीथिंग। ग्रो कर रही है इकोनॉमीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, और ग्रोथ 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, बट इट इज़ वर्थ, इट इज़ वर्थ ओनली इफ इट इज़ सस्टेनेबल। अगर आप आज ही सब खा पका गए, तो आने वाले जनरेशन्स के लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे? सस्टेनेबिलिटी इज अ मॉडल विच थिंक्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन बाइल एक्टिंग इन द प्रेजेंट। आज हम जो काम कर रहे हैं उसका भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। इसीलिए ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी में भी अंतर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गोल्स निकाले हैं, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कुछ गोल्स निकाले हैं, और वो गोल हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज बनाने के लिए है। हमने बात शुरू की थी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी से, उसको नापने का तरीका, हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, नॉमिनल है या रियल है, मार्केट एक्सचेंज रेट पे है या परचेजिंग पावर पैरिटी पे है, हम चौथे नंबर पे हैं या हम तीसरे नंबर पे है। बात आगे बढ़ी, हम आए डेवलपमेंट तक, और अब है सस्टेनेबिलिटी पर। इस पूरे चैप्टर में 3 अहम मुद्दे हैं और 3 अहम पोल्स हैं, 3 ध्रुव हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी। हमारी बात ज़्यादातर ग्रोथ पे हुई है, हम आने वाले क्लासेस में डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी की बातें करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लास से कुछ सीखा है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, उसमें हमने डेली अपडेट्स डालना शुरू कर दिया है। धन्यवाद।